आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। क्लास हमारी सेकंड ईयर है, चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स का है। एक्सरसाइज नंबर हम 8.4 जनाब कर रहे थे। यहाँ पर ज़रा ये 8 क्वेश्चन लिखे हैं, ये सवाल नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़रा डिफरेंट होंगे, इसको हम रिमूव किए देते हैं। जो रिमेनिंग हमारे सवाल रह गए थे, ऑल्दो के 8 चैप्टर में के अंदर बहुत सारे हमारे पास सवालात हैं, मगर जैसा कि आपने बताया था कि और आपने पास पेपर देखे भी होंगे कि बहुत लिमिटेड सवालात हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बहुत ही लिमिटेड किस्म के सवालात हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि कम से कम सवालात पे फोकस करें, और बजाय ये कि आप स्कैटर हो, आप फोकस करके मखसूस सवाल पे कर ले और आपके लिए ज़रा मामला आसान रहे। क्वेश्चन नंबर 12 से हमने कुछ सवाल हमने किए थे, कुछ सवाल नहीं किए थे, कुछ स्कैटर हो गया होगा, आगे पीछे दाएं बाएं हो गया होगा। किताब अगर आप लेके बैठे तो अच्छी मुनासिब बात होगी, मुझे पता भी रहेगा कि कौन से सवाल मैंने करवाने हैं और कौन से सवाल मैंने नहीं करवाने हैं। इसलिए कुछ सवाल मेरे पास भी ज़रा सा स्कैटर्ड है, आगे पीछे करके मैंने सवाल किए हैं। कोशिश मैंने ये की थी कि जो सवाल एक जैसे नौइयत के हैं उनको एक साथ कर लें, और जो सवाल अलग नौइयत के हैं वो अलग कर लें। चलो, एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, हो सकता है पहले कर लिया हो, अगर कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो दोबारा कर लेते हैं और फिर आगे चल के हम देखते हैं। देखो, 3 तरह के सवाल हैं, 2 तरह के सवाल इसके अंदर है। एक तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के सवाल है कि अगर एक लाइन उसको टच करेगी तो क्या कंडीशन होगी। पैराबोला का, हाइपरबोला के एलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी गिवन थी विद लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। करना क्या होता था बेटा, हमें जो लाइन गिवन होती थी उसको y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लेके आते थे, कंपेयर करके m निकालते थे, c निकालते थे और कंडीशन के अंदर वैल्यू पुट करते थे। यही तरीका हम इस्तेमाल कर रहे थे, यही तरीका हम जनाब जब इस्तेमाल कर रहे थे, जरा तवज्जो से गौर से देख लीजिएगा, जरा आपका रिमाइंड भी हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा हमारा सवाल है उसमें हमने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करनी है। किसकी मेरे बेटा? टेंजेंट की और नॉर्मल की हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। सवाल हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी for which line y minus x is equal to c will be tangent to parabola y square is equal to 4ax। मे भी पॉसिबल सवाल मैंने कराया हो, मुझे श्योर नहीं है। सॉल्यूशन देख लेते हैं मेरे बेटा। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें है वो क्या गिवन है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। लॉजिक क्या होती है कि जो भी हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है उस लाइन की इक्वेशन को हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाना होता है। क्या करना होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमने लाना होता है, यानी y अलग कर देंगे और बाकी चीजों को अलग कर देंगे। अगर इसको मेरे बेटा हम क्या करें, तवज्जो दे के देख ले, इसको मेरे बेटा अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्या करें, इसको अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करें, अगर इसको मेरे बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये मेरे बेटा आपके पास जो माइनस का एक्स था वहां जाकर प्लस का एक्स हो जाएगा। इट इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया है। y तो y है, c तो c है। जो x के पीछे होता है वो 1 होता है, जो x के पीछे होता है वो 1 होता है। यहाँ x के पीछे, जो x के पीछे होता है वो m होता है। यहाँ x के पीछे क्या है, जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 होता है। कंपेयर करेंगे मेरे बेटा तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू c हो जाएगी। m की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू 1 हो जाएगी। जो कंडीशन होती है, जो हमारे पास कंडीशन होती है लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की टच करने की पैराबोला की, वो क्या होती है, c इज इक्वल टू a अपॉन m। ये कंडीशन याद होनी चाहिए। पैराबोला की, हाइपरबोला की, एलिप्स की 3 इक्वेशन है। पैराबोला के लिए इक्वेशन होती है ए सी इज इक्वल टू ए अपॉन एम। तो क्या करेंगे मेरे बेटा, सी की जगह सी रहेगा, ए की जगह एम की जगह 1 आ जाएगा, तो सी इक्वल टू 1 आ गया। इस तरह के फालतू सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ख्याल रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को चेक करने में बड़ी आसानी होती है। ये सवाल बनाते भी, एग्जाम में सवाल पूछते भी ऐसे हैं, या तो ऐसा पूछते हैं कि आए ना किसी को, या ऐसा करेंगे इनको चेक करने में आसानी हो। तो ज़रा ख्याल रखिएगा, ज़रा इंपॉर्टेंट हमारा सवाल है। यहाँ पर हमारा टेंजेंसी के हवाले से तकरीबन सवाल मुकम्मल हो गए। टेंजेंसी के हवाले से जितने सवाल थे वो हमने जनाब कर लिए हैं, इनफ हो गए जितने सवाल हमने कर लिए हैं।
अब हम कुछ सवालात वो करेंगे, एक सवाल बाकी जो हम करना है, अब हम कुछ सवालात वो करेंगे मेरे बेटा जो कि जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करनी है। अब इस चूंकि सवाल मैंने आगे पीछे किए हैं, हमने जहां जहां टेंजेंसी की बात थी सवाल के अंदर तरतीब में कहीं भी था, मैंने आगे पीछे करके टेंजेंसी वाले सवाल एक साथ करा दिए हैं जिसमें कंडीशन अप्लाई हो रही थी। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बहुत फिर पीछे चले गए। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने जनाब मालूम करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। पैराबोला के लेटस रेक्टम के, जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन होगी उसके लेटस रेक्टम पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसकी इक्वेशन हमने मालूम करनी है। पैराबोला की इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारे पास इक्वेशन गिवन है, सवाल में गिवन है। y स्क्वायर इक्वल टू, मैं लिखा नहीं इसके अंदर, सवाल में गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। पैराबोला के एंड पॉइंट पर हमने लेट मालूम करनी है। अब पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पैराबोला के लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या होते हैं। पैराबोला के लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या होते हैं, बल्कि ये बता दूं कि लेटस रेक्टम क्या होता है। चलो ये भी सुन लो, ये भी सुन लो भाई क्या होगा। डायग्राम बनी हुई है मगर मैं खुद से डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, जरा बेहतर आपको हो जाएगा। पैराबोला ऐसा होता है मेरे बेटा, इस तरीके से आपके पास मेरे बेटा पैराबोला होता है और आप ये बात जानते हैं कि इसके अंदर ये इसका एक्सिस होता है। ठीक है, ये आपके पास पैराबोला मौजूद है। इसके यहाँ कहीं दरमियान में आपके पास जनाब क्या होता है, इसके दरमियान में कहीं हमारे पास होता है फोकस। इसके दरमियान में कहीं हमारे पास क्या होता है, फोकस हमारे पास जनाब होता है। लेट से हमारे पास फोकस है, और अगर आपको याद हो तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो c,0 होते हैं। जो फोकस होता है उसके कोऑर्डिनेट a,0 होते हैं। फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं मेरे बेटा, a,0 फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं। फिर ये लेटस रेक्टम क्या होता है, फिर जनाब ये लेटस रेक्टम क्या होता है, जरा ये भी देख लें कि लेटस रेक्टम वो लाइन होती है जो कि क्या करती है मेरे बेटा, जो कि परपेंडिकुलर होती है और कहां से पास करती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि फोकस से पास करती है। इस लाइन का नाम होता है लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम की मेरे बेटा जो लेंथ होती है, ये भी आपको याद होगा कि लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a। लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a, यानी कि जो पूरा डिस्टेंस है ऊपर से लेके नीचे तक ये 4a होगा। जब 4a होने के मतलब है कि जब ऊपर जाओगे तो ये फासला 2a होगा, नीचे आओगे तो तब भी 2a होगा। यहां से यहाँ 2a, देख लो ध्यान से और बेहतर तौर पे आपको बात समझ में शायद आ जाए। तो देखिए समझ ले, ये जो फासला होगा 2a ये होगा, और ये जो फासला होगा 2a ये होगा, दोनों मिला के 4a हो जाएंगे। ये होता है एक ही सीध में। जब मेरे बेटा एक ही सीध में होगा तो इस क्या हो जाएगा, ऊपर जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा a,2a, और नीचे जो बनेगा वो बनेगा a,-2a। इसका मतलब जो ऊपर जो पॉइंट आएगा मेरे बेटा, देख लो गौर से, ये वाला जो पॉइंट होगा ना बेटा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपके पास होगा, चूंकि एक ही सीध में ये पॉइंट तो ए होगा, और जो हाइट इसकी है वो 2a के बराबर, तो a,2a होगा। और जो नीचे वाला पॉइंट हमारे पास होगा मेरे बेटा वो किसके बराबर होगा, a,-2a होगा। a,-2a होगा। अब सूरत हाल ये है मेरे बेटा कि हमने किया ये है कि इस पर हमने एक अदद टेंजेंट ड्रॉ किए। क्या ड्रॉ किया बेटा हमने इसके ऊपर, हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। कहां पर टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, सुन ले बेटा गौर से, हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे। जहां पे लेटस रेक्टम है ना बेटा, यहां पर हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया। जहां पर लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट है यहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। इस टेंजेंट की हमने इक्वेशन मालूम करनी है। इतनी सारी कहानी मैंने आपको सुना दी है, अगर आपको ये पॉइंट याद हो जाते हैं तो इतनी कहानी में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है।
या तो पॉइंट याद कर लें कि लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट a, 2a, a, -2a होते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपको याद हो, जब आपको हम इलिप्स, जब पैराबोला की हम कंडीशन लिखवा रहे थे तो वहां आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का लिखवाया था फार्मूला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, y1 की जगह पर 2a आ जाएगा। जो y1 है मेरे बेटा, y1 की जगह पर क्या आ जाएगा, जहां y1 था मेरे बेटा, इस y1 की जगह पर 2a आ जाएगा। x1 की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा, पहले हम बात करें a, 2a पर। जो y1 है मेरे बेटा उसकी जगह पर a आ जाएगा, 2a आ जाएगा, और जो x1 है उसकी जगह पर a आ जाएगा। x1 की जगह पर a लिखा, y1 की जगह पर 2a लिखा। 2a पहले से मौजूद था फार्मूले में, ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बन गई मेरे बेटा क्या, यहाँ y बचा, यहाँ पर x प्लस a बचा है, प्लस का x है वहां जाएगा तो माइनस का, प्लस का y था वहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस का y हो जाएगा। अगर दूसरे पॉइंट पे निकालना हो, दो पॉइंट है ना बेटा, ये भी तो हो सकता है कि जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो टेंजेंट हम ड्रॉ कर दे यहाँ पर। डायग्राम सामने वैसे बन गई आपके पास, पहले से डायग्राम बनी हुई थी, हो सकता है हम टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दें। अगर टेंजेंट a, -2a पर ड्रॉ करेंगे तो फिर पॉइंट आपके पास a, -2 हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट के अंदर जो x1 y1 था वहां पर हमने क्या पुट कर देना है मेरे बेटा, a और -2a पुट कर देना है। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, कुछ भी नहीं है। दो चीजें आपको याद होनी चाहिए बुनियादी तौर पे। क्या याद होना चाहिए आपको कि लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट क्या होते हैं, एक तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा, आपको मैंने पहले भी कहा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पैराबोला का, हाइपरबोला के, एलिप्स के मैंने अलग से आपको लिखवा दिए थे, वो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा भाई, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा, लाजमी तौर पे याद होना चाहिए। तो ये आप देख लें, इसकी ड्राइंग क्लियर किए देते हैं। ये सवाल है, इस तरीके से आपने कॉपी करना है, लाजमी कॉपी कर लीजिएगा, ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है, आया है सवाल ये। एक मिनट जरा। इसके बाद जो हम सवाल बेटा करेंगे, जरा तवज्जो देके देख ले, इसके बाद जो हम सवाल करेंगे, देख लो कौन सा सवाल है, सब में अब टेंजेंट ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट की बात है। इसके बाद हम जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट 36 टू द हाइपरबोला। वही सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, हाइपरबोला की इक्वेशन दे दी है। सबसे पहला काम ये करेंगे मेरे बेटा कि जो हाइपरबोला की इक्वेशन है उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर पैराबोला आपको जनरल फॉर्म के अलावा गिवन है तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो 4a बराबर हो जाएगा 12 के। 4a किसके बराबर हो जाएगा मेरे बेटा, 4a आपका 12 के बराबर हो जाएगा। देख लो यहाँ पर, जहाँ 4a लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है मेरे बेटा, 12 लिखा है। कंपेयर करेंगे तो 4a 12 के बराबर हो जाएगा। जब 4a 12 के बराबर हो जाएगा तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। पॉइंट आपको गिवन है 3,6। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 हमारे पास जनाब फार्मूला होता है। x1 y1 की वैल्यू 3,6 है, a की वैल्यू 3 है। जस्ट आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ भी नहीं करना। y1 की जगह पे क्या रखा, 6 रखा, x1 की जगह पे 3 रखा, a की जगह पे 3 रखा। 2 3 6 होगा, इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, x माइनस वाई इज इक्वल प्लस 3 इक्वल टू 0 आंसर हो गया। जब नॉर्मल की इक्वेशन मालूम करते हैं तो नॉर्मल की इक्वेशन का फार्मूला जरा डिफरेंट होता है। जो नॉर्मल की इक्वेशन है मेरे बेटा, नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला टेंजेंट का होता है, ये फार्मूला नॉर्मल का होता है। ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए, द मेन इशू इज द फार्मूलाज। अब मेरे बेटा अगेन क्या करना है, x1 y1 की जगह 3 पुट कर देना है, और क्या करना है आपने, 4a की और a की जगह पे 3 पुट कर देना है। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर। सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, आपको जनाब आंसर मिल जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा सवाल है, सब में जो जितने भी सवाल आप करेंगे सब में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मली मालूम करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू 49x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर इज इक्वल टू 60
64 into 49 at the point 8 cos अल्फा 7 sin अल्फा। ये इक्वेशन गिवन है। अगर आप इक्वेशन को देखें तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इक्वेशन इलिप्स की इक्वेशन है। द इक्वेशन सजेस्ट दैट इट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्यों इलिप्स की इक्वेशन है? इसलिए कि सवाल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और कोफिशिएंट इसके डिफरेंट है। सवाल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कोफिशिएंट डिफरेंट है, दरमियान में प्लस का निशान है। दरमियान में प्लस का निशान है, इसके मतलब है कि इक्वेशन किसकी होगी मेरे बेटा? इसका मतलब है कि ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन है। कंपेयर करके हम क्या करेंगे मेरे बेटा? सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। इक्वेशन में क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें गिवन है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमें गिवन है 49 एक्स स्क्वायर प्लस 64 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 49। जनरल इक्वेशन में आपको याद हो इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करा लें तो 64 अपॉन 49 वहां जाकर डिवाइड होगा। एक जगह 49 कैंसिल होगा, एक जगह 64 कैंसिल होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 49 हो जाएगा। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 के। देखो बेटा कंपेयर किया है। ये इलिप्स की जनरल इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमने बनाई। ये आपके पास इलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हुई थी। इन दोनों इक्वेशनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 64, बी स्क्वायर की वैल्यू 49 आ जाएगी। अब क्या करेंगे मेरे बेटा? ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया। अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है ना, इलिप्स की याद होनी चाहिए आपको। मैंने लिखवाई हुई है, याद होनी चाहिए। एक्स इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स के टेंजेंट की इक्वेशन होती है। ये आपको याद होना चाहिए। मैं फिर क्या आपसे कह रहा हूँ, ये इक्वेशन है। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। 6 चीजें याद करनी है बेसिकली वहां पर आपको, 6 9 चीजें याद करनी है। 3 कंडीशन है टेंजेंसी की, 3 नॉर्मल की इक्वेशन, 3 टेंजेंट की इक्वेशन। ये तीन आपको, ये 6 चीजें आपको याद होनी चाहिए जो आप इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करना है? पॉइंट हमें गिवन है 8 cos अल्फा 7 sin अल्फा। पॉइंट हमें गिवन है x1 y1 किसके बराबर है? 8 cos अल्फा 7 sin अल्फा। वैल्यू हमें गिवन है। x1 की जगह पर 8 cos अल्फा, y1 की जगह पर 7 sin अल्फा, ए स्क्वायर की जगह पर 64, बी स्क्वायर की जगह पर 49। सिर्फ वैल्यू पुट की, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ वैल्यू पुट की है, कुछ भी नहीं किया है। सिंप्लीफाई कर लिया है, ये हमारे पास आंसर आ गया है। 7 cos अल्फा x प्लस 8 साइन अल्फा वाई इज इक्वल टू 56। ये हमारे पास जनाब इसका आंसर आ गया है। कॉपी में देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। करना कुछ भी नहीं है। इलिप्स की इक्वेशन गिवन होगी, कंपेयर करेंगे, ए और बी निकालेंगे, पॉइंट गिवन होगा, इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है जो भी आपके पास x1 y1 की, ए और बी की। नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है मेरे बेटा, उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर एक्स माइनस का बी स्क्वायर अपॉन वाई, बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जस्ट अगेन वैल्यू पुट करनी है। ए स्क्वायर की जगह पर 64, एक्स एक्स वन किसके बराबर है? 8 cos अल्फा के। और यहां बेटा वैल्यू पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसको 2, ये तो ठीक है, यहां तक ठीक हो गया है। एक छोटा सा काम और किया हुआ है, बुक में आंसर है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 cos अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो, पहचाने अगर आप, तो 2 साइन अल्फा cos अल्फा साइन 2 अल्फा के बराबर होता है। 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। बुक में ये आंसर गिवन है, बल्कि बुक में 2 लिखा हुआ नहीं है एंगल के अंदर। वो आप करेक्शन कर लीजिएगा, बुक के अंदर थोड़ी मिस्टेक है प्रिंटिंग की। तो बुक में जो आंसर है वो शायद अल्फा के साथ 2 नहीं लगा हुआ, लगा लीजिएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 22। ये हमारा क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा 22 हो गया है। किताब मेरे बेटे अगर आप खोल के देखेंगे, खुदा न खास्ता सामने किताब आपके रखी हो, तो आप देखेंगे तो मेरे बेटा बिल्कुल सेम टू सेम डीटो हमारे पास सवाल नंबर 23 है, सवाल नंबर 24 है, सवाल नंबर 23 है, सवाल नंबर 24 है। ये भी हम आप बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। 23 और 24, एक में एलिप्स है, एक में आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट चेंज है, एक में हाइपरबोला गिवन है। इसके बाद जो हमने सवाल मेरे बेटा करना है, जरा तवज्जो से देख लेते हैं। एक या दो सवाल शायद हम और करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, ये सवाल नहीं करते, ये बेकार सवाल।
नेक्स्ट सवाल ये करना है, ये जरा मजे का सवाल ना, ये भी जरा देख लीजिएगा। प्रूव दैट द लाइन x plus y is equal to 1 touches the parabola y is equal to x minus x square। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, ये क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है। प्रूव दैट द लाइन x plus y is equal to 1 touches the parabola। यहां पर इस सवाल में जो घपलेबाजी है, इस सवाल में जो घपलेबाजी है, जरा घपलेबाजी को समझिएगा। जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, ये वो इक्वेशन नहीं है जिससे अब तक आपका वास्ता रहा। जो हमने पैराबोला की कंडीशन पढ़ी है, c इज इक्वल टू a अपॉन m, वो उस वक्त होती है जब पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होती है। जो हमने आपको कंडीशन पढ़ाई है, वो कंडीशन उस वक्त पढ़ाई है जब पैराबोला हमें गिवन था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। यहां पर पैराबोला जरा डिफरेंट है, लिहाजा लिहाजा वो जो कंडीशन थी वो यहां अप्लाई नहीं हो सकती। तवज्जो से, गौर से, ध्यान से सुन लें। जो इक्वेशन हमने अप्लाई की थी, कहां पर, जो कंडीशन हमने बनाई हुई है, वो कंडीशन कब बनती है, तवज्जो से गौर से देख लें। बल्कि आप कहो तो मैं आपको रिमाइंड भी करा देता हूं, दिखा भी देता हूं, बहुत पुरानी बात कही हो गई है। जब आप कंडीशन पढ़ा रहे थे पैराबोला की टेंजेंसी की, जब कंडीशन पढ़ा रहे थे पैराबोला की टेंजेंसी की, जब कंडीशन हम पढ़ा रहे थे, यहाँ कहीं है मेरे ख्याल से, जो पैराबोला की हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ाई थी, तो वो है, उल्टा हो गया। आगे पीछे जरा एक मिनट देखिएगा, बल्कि इसी में था, आगे पीछे हो गया, सॉरी, इसी में है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, हमारे पास यही है। कहाँ गया भाई पैराबोला? कंडीशन थी उस वक्त जो पैराबोला हमारे पास था वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x था, और लाइन थी y इक्वल टू mx प्लस c, तो कंडीशन थी c इक्वल टू a अपॉन m। अब यहां पर जो हम सवाल इस वक्त करने जा रहे हैं, जो सवाल हम राइट नाउ कर रहे हैं, इस सवाल के अंदर प्रॉब्लम यह है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं है। अब क्या करें, कंडीशन तो अप्लाई नहीं कर सकते। जब कोई लाइन किसी कर्व पर टेंजेंट होती है तो एक पॉइंट कांटेक्ट में होता है, जस्ट वन पॉइंट इन कांटेक्ट, सिर्फ एक पॉइंट कांटेक्ट में होता है। अब आपको पीछे लेकर जाते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने एक्सरसाइज चैप्टर पढ़ा था 3, और चैप्टर 3 के अंदर एक एक्सरसाइज पढ़ी थी 3.5, जिसके अंदर आपने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़ा था आपने? डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और अगर इक्वल रूट्स हो, इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि वन पॉइंट इन कॉमन, इक्वल रूट्स का मतलब होता है अगर वन पॉइंट इन कॉमन है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, उसके अलावा कोई और इक्वेशन हो, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं किसको? डिस्क्रिमिनेंट को इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट के अंदर एक वेरिएबल में इक्वेशन होती है। एक लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, यहां से y को अलग करते हैं, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो गया है। पैराबोला की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इक्वेट करते हैं, यानी कि y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। जब y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं मेरे बेटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर था, वहां जाके प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स था, वहां जाकर माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स 2x हो जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन जो हमारे पास बन गई मेरे बेटा, वो इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 बन गई। फॉर इक्वल रूट्स ये इस फॉर्म में, किस फॉर्म में बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये आपकी जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और जब इन दोनों इक्वेशनों को हम कंपेयर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर के पीछे वाला ए होता है तो a1 है, एक्स के पीछे वाला बी होता है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू 1 है। और इक्वल रूट्स के लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को, जिसके मुताबिक डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है,
जब भी एक पॉइंट कांटेक्ट में होगा तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो होगा। बी की जगह पर रखा माइनस टू का स्क्वायर, माइनस फार्मूले का है, फोर फार्मूले का है, ए वन के बराबर है, सी वन के बराबर है, टू का स्क्वायर किया फोर आया, फोर वन सा फोर आया, कट गया, आंसर जीरो आ गया। इसका मतलब सही बात है, कंडीशन प्रूव हो गई। अगर आपके पास वाई स्क्वायर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी प्रूफ करने का एक तरीका और ये भी है कि जो इक्वेशन हमारे पास होगी उसको इक्वेट करके डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कराया जाएगा और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगी। बस एक लास्ट सवाल हमारे पास है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 8.4 इनफ हो जाएगी। Prove that the straight line Lx plus My plus का n is equal to 0 is tangent to parabola y square is equal to 4a x minus c if L square c plus L square plus Ln is equal to m square। अगेन यहां पे देखिए, साबित करना है कि ये लाइन इसके टेंजेंट है। कब टेंजेंट है? अगर एल स्क्वायर सी प्लस का एल एन इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, शायद एल पे स्क्वायर हो। बुक में जरा सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है। किसी के पास अगर राइट नाउ किताब है तो जरा वेरीफाई कर ले, देख ले सवाल यही है या सवाल नहीं है। थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों डाउट लग रहा है। चलो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। इत्तेफाक से किताब मिल गई मुझे, 13 है, सही लिखा हुआ सवाल। ए एम है, एम पे स्क्वायर नहीं है ना। ए एम है, एम पे शायद स्क्वायर नहीं है, मेरे पास तो नहीं लिखा हुआ है। किताब आप देख लीजिएगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? अगर हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिस तरह हम पहले करते रहे, तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो इक्वेशन है ना मेरे बेटा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाली नहीं है। यहाँ पर जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स वाली इक्वेशन नहीं है। यानी जो कंडीशन हमने पढ़ाई थी ना, सी इक्वल टू ए अपॉन एम, वो यहाँ नहीं लगेगी। वो उस वक्त लगती कि अगर यहाँ पर फोर ए एक्स होता सिंपली, फोर एक्स सिंपली होता तब ये लगती, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगी। जब वो कंडीशन एप्लीकेबल ना हो तो फिर डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई होता है। जब वो कंडीशन एप्लीकेबल ना हो तो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई होता है। अब आप किताब की तरतीब देखो ना, 13वां के अंदर कुछ सवाल है, 15वें के अंदर कुछ सवाल है, ऐसे मिक्स सवाल दिए हुए ना। अगर मैं तरतीब में कराता तो सारा सत्यानाश हो जाता। हमने कोशिश की है कि पहले सारे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के सवाल कर लें, फिर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल कर लिया है। अब वो सवाल कर रहे हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास अप्लाई होगा। क्या करेंगे मेरे बेटा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स माइनस सी, या इसको फोर ए को मल्टीप्लाई कर दो, फोर ए एक्स माइनस का फोर ए सी हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें गिवन है एल एक्स प्लस का एम वाई प्लस का एन इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में y है और x है, या तो इक्वेशन को y में कन्वर्ट कर ले, x में कन्वर्ट कर ले। अब y पे कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, लिहाजा हम यहां इस इक्वेशन से x को अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं बेटा? इस इक्वेशन से x को मेरे बेटा अलहदा करते हैं और x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x किसके बराबर हो जाएगा बेटा? जो प्लस का एम वाई था और प्लस का एन था, वहां जाकर माइनस का हो गया, माइनस साइन कॉमन निकाल ली, दोनों के अंदर माइनस था, कॉमन निकाला, प्लस हो गया। एल यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर एल आपका मेरे बेटा डिवाइड हो गया। इस इक्वेशन से हमने क्या किया मेरे बेटा? अलहदा कर लिया एक्स को। ये हमारे पास इक्वेशन थी किसकी मेरे बेटा? ये हमारे पास इक्वेशन थी किसकी? पैराबोला की। अब क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे ताकि इक्वेशन एक वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए। एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जहां पर एक्स लिखा था वहां पे क्या लिखा? माइनस का एम वाई प्लस का एन अपॉन एल लिख दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4l एलसीएम आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 4a एम वाई प्लस का एन माइनस का 4ac l। 4ac पहले से मौजूद था, एल एलसीएम निकालेंगे, ऊपर चला गया है। इसको और अगर सिंप्लीफाई करें, जो एल यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां जाकर क्या होगा मेरे बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है ताकि वाई स्क्वायर, ताकि जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके एबीसी निकालें। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में लाकर वैल्यू पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। सिंप्लीफाई किया, एल यहाँ डिवाइड था, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया है, 4a को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है मेरे बेटा, यहां जरा गौर से आप देख लो, मैं अलग अलग भी कर देता हूं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस का था, वहां जाकर प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 4an माइनस का 4acl था, वहां जाकर प्लस का हो जाएगा। एक लाइन शायद मुझसे मिस हुई है यहाँ पर। ये पूरी जो माइनस वाली वैल्यू थी वहां जाकर प्लस की हो जाएगी। अलग अलग मैं थोड़ा कर दूं और आपको समझा दूं
तो आप समझ लो मेरे बेटा कि ये जो पूरी वैल्यू थी वहां जाकर क्या होगी, ये पूरा y के साथ है और ये पूरी वैल्यू आपकी c हो जाएगी। स्क्वायर के पीछे वाला a होता है, x के पीछे वाला b होता है और बाकी c होता है। इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, इज इक्वल टू को उस तरफ लेकर जाएंगे ताकि इक्वल टू 0 हो जाए। कंपेयर किया जनरल इक्वेशन से, a l के बराबर हो गया, b वाला हमारे पास जो y के पीछे था वो 4am के बराबर हो गया, c पूरा 4an माइनस का 4acl हो गया। एक लाइन मेरे बेटा मिस हुई है मेरी यहाँ पर, इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ले आना, जो माइनस वाली वैल्यू थी वहां जाकर सब प्लस हो जाएगी। अब चूंकि टच कर रहा है, टेंजेंट है, तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई होगा। चूंकि टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा मेरे बेटा कि डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac एप्लीकेबल होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। टच करने के मतलब है कि 1 पॉइंट कॉमन होगा, 1 पॉइंट कॉमन होने के मतलब होता है कि आपके पास इक्वल रूट्स होंगे। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर यानी 4am का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा मेरे बेटा, तवज्जो देके देख लो, बी स्क्वायर के मतलब क्या है हमारे पास है, बी स्क्वायर के मतलब 4am का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है 4, तो 4 का फार्मूला है, ये a की वैल्यू यहां पर आ गई, ये सारी वैल्यू c की यहां पर आ गई। जब 4am स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे बेटा, 16a स्क्वायर m स्क्वायर, 16a स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 चाहो तो कॉमन निकालना है, यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाला हुआ, ठीक है, 4 कॉमन निकाला, 4 4 16 हो गया है। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, 16 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, 16 मेरे बेटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक आध स्टेप या, ठीक है, 16 हमने कॉमन निकाला है, ये पूरी वैल्यू माइनस की थी, वहां जाकर प्लस की हो जाएगी, या इसको यहाँ ले जाओ या उसको वहां ले जाओ। सिंप्लीफिकेशन की है, सिंपली 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया मेरे बेटा, एल बचा, यहां से एन प्लस एल सी बचा, यहाँ से एल बचा, यहाँ से एन प्लस एल सी बचा है। ये पूरी वैल्यू मैं वहां ले गया था बेसिकली, ये पूरी वैल्यू हमने इज इक्वल टू के दूसरी जानिब शिफ्ट कर दी है। एक आध स्टेप जरा आगे पीछे है, देख लीजिएगा। ये पूरी वैल्यू माइनस की थी, जब दूसरी जानिब जाएगी तो ये वैल्यू क्या होगी मेरे बेटा, प्लस की हो जाएगी। और सबने आगे पीछे कर दिया है, मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ, पर्पल से कर देता हूँ, पहचान लेना, तरतीब जरा आपने आगे पीछे कर दी है, ठीक है। ये वाला जो यहाँ था ये वाला यहाँ गया, माइनस का था प्लस का हो गया। अब मेरे बेटा 16 से 16 कैंसिल हो गया है, एल को आगे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, एल एन प्लस का एल स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। ये हमारी कंडीशन है जो हमारी प्रूव हो जाएगी। किताब में जो सवाल लिखा है शायद एम पे स्क्वायर नहीं है, आप किताब में करेक्शन कर लीजिएगा। जो किताब में सवाल लिखा है एम पे स्क्वायर नहीं है, करेक्शन कर लीजिएगा। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव डन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 8 में हमने ये लास्ट मेरे बेटा क्वेश्चन डिस्कस किया है, और इतना ही करना है, हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। किताब में देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 15-16 सवाल मैंने कराए हैं, मेरे 15-16 अगर नहीं कराए हैं तो 12-13 सवाल तो कराए हैं। ये तमाम सवालात वो हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से मेरे बेटे जब हम आएंगे